Hi, today is 29th of January 2020. Today we are going to discuss all these news items. पहला है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, सेंसस 2021 आधार. इसमें हम सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को भी डिस्कस करेंगे. देन द सेकेंड इज अबाउट बिग कैट्स, चीता वापस इंडिया में आने वाला है. विल टॉक अबाउट बिग कैट्स एंड द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता. Third is about e-commerce, collect plastic waste. Fourth is about Anganwadi staff. And fifth is about constitution versus religious beliefs. Sixth is about wetlands. रामसर की 10 नई wetlands हमने आइडेंटिफाई किया है. Then seventh is महाराजा on sale. Then we'll talk about alarming speed. कोरोना वायरस के बारे में हम अपडेट्स लेंगे. देन विल टॉक अबाउट रीस्ट्रक्चरिंग ऑन ब्यूरोक्रेटिक ओवरहॉल. जो नई सर्विस बन रही है ना, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, हम इसके बारे में जानेंगे. देन द कंटिन्यूइंग थीम ऑफ अनसर्टेनिटी एंड वॉलेटिलिटी. ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें पूरा एक ब्रीफ दिया है 2019-20 इवेंट्स का. देन विल टॉक अबाउट एनसीआरबी, क्राइम रिलेटेड डेटा. विल टॉक अबाउट सार्क, वेस्ट एशिया प्लान. अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बात किया है इजराइल पैलेस्तीन का, हम इसका एक ब्रीफ देखेंगे. देन पंकज अडवाणी नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विनर हो गए हैं. सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ टुडे. द हिंदू 29th of January 2020. यहाँ पे लिखा है NPR इन न्यू फॉर्मेट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन. ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसमें एक कॉलम था जिसमें जो पॉपुलेशन के पर्सन थे उनके पेरेंट्स की बर्थ डेट के बारे में पूछा था. तो इस प्रोविज़न को कॉलम 13 जो है उसको डिलीट करने का बात हो रहा है कि इस कॉलम 13 को वी कुड ओमिट. कुछ स्टेट्स हैं, ओडिशा, इन्होंने इसको ओमिट कर दिया है. अब ये सब होते क्या हैं, देखो हम क्विकली देखते हैं. जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है ये पॉपुलेशन का डेटा बताता है. पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पीपल रिसाइडिंग इन एरिया. एक एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको हम वहाँ की पॉपुलेशन बोलते हैं. इंडिया में आप पिछले 6 महीने से रह रहे हो, आगे 6 महीने भी रहने का इंटेंशन है, तो आपको इस NPR में रजिस्टर कराना पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. इसमें आपके पेरेंट्स की डिटेल का भी डेटा मांगा था जिस पे अभी ऑब्जेक्शन उठा है. नाउ इस पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिटीजन्स होंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे, उनका रिकॉर्ड आएगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में. सिटीजन्स होने पे कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स 15, 16, 19, 29, 30. बट इन फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी मिलती हैं कि आपको कंट्री के लिए खड़े होना है, उसको डिफेंड करना है, उसको प्रोटेक्ट ऑनर करना है. ये चीज़ें फॉरेनर्स के लिए मैंडेटरी नहीं है. नाउ सेंसस 2021 क्या होता है? ये 1881 से एक ऑनगोइंग 10 ईयर प्रोसेस है. इसमें जो कॉन्फिडेंशियल डेटा भी लिया जाता है, लाइक बहुत सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं कि आपका इनकम क्या है, आप कौन कौन से आइटम्स यूज़ करते हो, हाउस होल्ड में क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सब कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, वो सेंसस में लिया जाता है. 2011 सेंसस में हमने सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी कराया था, इसका डेटा लिया था. अब ये जो डेटा होता है ना, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ वाई अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यू टॉक टू एनीबडी, दे वुड ऑल से कि वी वांट दिस डेटा. और ये जो NPR NRC ये एक्सरसाइज है ना, दिस इज गुड. द प्रॉब्लम अगर है, ऑब्जेक्शन है, तो वो इसकी प्रोसेस में हो सकता है. बट ये NPR NRC एक्सरसाइज आर गुड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज. नाउ हर चीज़ में जो डेटा होता है ना, उससे पॉलिसी फॉर्मुलेशन बहुत इजी हो जाता है और ये बहुत ज़रूरी भी है. तो करेक्ट डेटा मिलना ज़रूरी है, अपडेटेड डेटा मिलना ज़रूरी है. डेटा अपडेटेड होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए. सर्विस प्रोवाइडर्स भी जैसे आपसे डेटा मांगते हैं, गवर्नमेंट भी आपसे डेटा मांग रही है. सो दिस इज दी ऑल एक्सरसाइज टू कलेक्ट दी डेटा. नाउ बात आती है आधार की. आधार ना एक आइडेंटिफिकेशन टूल है, बस बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन की हुसो एवर यू आर. क्या प्रूफ है कि आप वही हो? तो वो प्रूफ है कि आपका फेशियल डेटा देख लो, आपके आइरिस डेटा देख लो, या फिर आपके फिंगरप्रिंट मैच कर लो. तो ये चीज़ होती है आधार की. आधार बस ये बताता है कि हु यू आर. ये सिटीजनशिप, रेसिडेंस, ये कुछ नहीं बताता है. ये बस ये बताता है कि हु यू आर. बायोमेट्रिकली हम आपको आइडेंटिफाई कर ले. अब आधार से क्या होता है कि जो डुप्लीकेशन होता है ना, बोगस रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सब एलिमिनेट हो जाते हैं, बिकॉज इन डेटा को फेक करना इज नॉट दैट ईजी. सो दिस इज अबाउट NPR NRC आधार एंड सेंसस. अब ये जो न्यूज़ है यहाँ पे, ये है अफ्रीकन चीतास टू प्रॉल इंडियन फॉरेस्ट, मतलब
चीता फास्टेस्ट एनिमल है। ये अब इंडिया में फिर से आएगा। पहले इंडिया में 1950 से चीता जो था वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया था। अब जो चीता होता है ना, ये जीनस पैंथरा में आता है। जीनस पैंथरा के 5 एनिमल हैं जिनको हम बिग कैट्स बोलते हैं। टाइगर, लायन, जगुआर, लेपर्ड और स्नो लेपर्ड, इन 5 को हम बोलते हैं बिग कैट्स। टाइगर सबसे बड़ा होता है और इसमें भी जो साइबेरियन टाइगर होता है दैट इज बिगेस्ट वन। लायन बहुत फेरोशियस होता है। जगुआर का जो बाइट होता है वो बहुत बहुत दिस इज हाईएस्ट होता है इस पूरी कैटेगरी में, जो बाइट स्ट्रेंथ है इसका। जगुआर लेटिन अमेरिका में मिलता है। लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। अगर इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा वाइडली देखें ना, तो लिबरल इंटरप्रिटेशन में कूगर, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता, ये सब भी इसमें हम बिग कैट्स में काउंट कर सकते हैं। अब ये चीता ना इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया है वाइल्ड, इसको हम फिर से रीइंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। ये इंट्रोड्यूशन होगा कूनो पालनपुर में। कूनो पालनपुर में भी लायंस ऑफ गिर को भी हम ट्रांसलोकेट करने की बात कर रहे थे, बिकॉज गिर में इनका पॉपुलेशन एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रपोजल को ओके दे दिया है। नामीबिया से ये चीता आ सकते हैं। अब क्वेश्चन जो उठेगा और जिस पे हमें वर्क करना है, वो वर्क करना है हमें इनके एडेप्टेशन पे और सर्वाइवेबिलिटी पे। सो दिस इज पेज नंबर 1 एंड दिस इज पेज नंबर 2, this is page number 3 and this is page number 4. In the feather, look at this picture. ये क्या है? पीहन है। पीकॉक जो होता है वो हमारा नेशनल बर्ड है। Now this is page number 3rd न्यूज आइटम। ई कॉमर्स जाइंट्स नीड टू सेट अप सिस्टम फॉर कलेक्टिंग प्लास्टिक वेस्ट। जो ई कॉमर्स होते हैं ना, जैसे अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, महिंद्रा हुआ, ये आपको प्रोडक्ट सेंड करते हैं तो वो पैकेजिंग में करते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं और ये वेस्ट हो जाता है। तो जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016, उसमें 9(2) आर्टिकल बोलता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इन प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस प्लास्टिक वेस्ट को फिर से रिकलेक्ट करें, प्रोसेस करें, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा मेनेस बन गया है। इतनी सारी पैकेजिंग जो आती है, इसको वेस्ट आप कैसे डिस्पोज करोगे? प्रोड्यूसर, इंपोर्टर्स और ब्रांड ओनर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो ई कॉमर्स है ना, ये CCI के रडार में है अभी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के लिए, जैसे NGT 2000। अब ये जो डिसीजन लिया है, ये लिया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में। ट्राइब्यूनल मतलब ये स्पेसिफिक सेट ऑफ केसेस देखता है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। ये 2010 में बना था। ये नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करता है, ये CRPC लॉज को फॉलो नहीं करता है। ये ई कॉमर्स है ना, ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन पे अभी उनको स्टडी कर रहा है, बिकॉज दे फॉलो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। जो लोकल रिटेल मर्चेंट्स हैं, उन्होंने इनके लिए ऑब्जेक्शन लिया था अभी। नाउ दिस इज आंगनवाड़ी स्टाफ। आंगनवाड़ी क्या होता है? आंगनवाड़ी का मतलब होता है कोर्टयार्ड शेल्टर। ये 1975 में बने थे ICDSC, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर। नाउ इसमें जो होता है, इसमें रूरल चाइल्ड केयर पे एम्फेसाइज करते हैं अपन। कॉम्बैट करना चाइल्ड हंगर को, माल न्यूट्रिशन को, बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, जैसे ORS देते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन अवेयरनेस करते हैं। इंडिया में अराउंड 13.3 लाख आंगनवाड़ी वर्कर और सेंटर्स हैं, यहाँ पे AWC सेंटर्स हैं। अब क्या होता है, गवर्नमेंट को जैसे सेंसस कराना है या कोई एक्सरसाइज कराना है, तो गवर्नमेंट इन आंगनवाड़ी वर्कर को उधर डिप्लॉय कर देती है। इससे क्या होता है, इनका जो प्राइमरी वर्क है वो सफ़र करता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि रिस्ट्रिक्ट आंगनवाड़ी स्टाफ फ्रॉम परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा वर्क, बिकॉज हम देखें ना, इंडिया में ऑलरेडी child mortality is high, malnutrition is high, so we need not to divert these people into some other additional work. इनका जो प्राइमरी वर्क है उसमें इनको कॉन्सेंट्रेट करने देना चाहिए। तो दिस इज पेज नंबर 6, दिस इज पेज नंबर 7, दिस इज पेज नंबर 8। मराडू में अभी एक बिल्डिंग को डिमोलिश किया था। वाई? बिकॉज वो बिल्डिंग एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो नहीं कर रही थी। अब NGT एक पैनल कर रही है टू ओवरसी रिमूवल ऑफ डेब्री इन मराडू। इस मराडू का जो डेब्री है, इसको रिमूवल करने के लिए NGT एक पैनल बनाया है। Now this is about Supreme Court gives 10 days for pleas on entry of women in religious practices. इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है और रिलीजियस बिलीफ भी है। जैसे साबरीमाला टेम्पल है, लॉर्ड अयप्पा का है केरला में, यहाँ पे विमेन एंट्री अलाउड नहीं थी। अब आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। वैसे ही आर्टिकल 44 बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ विमेन फ्रॉम एंटरिंग मॉस्क, temples, female genital mutilation from Daudi Bohra, and the ban on Parsi women who married interfaith from entering the fire temple. ये ना सब religious belief है।
और कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब के लिए एक क्लैश हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस रिलीजियस बिलीफ। तो एक 9 जज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनाई है जो इन सब मैटर्स पे एक फाइन बैलेंस एस्टैब्लिश करने का ट्राई करेगा। तो दिस इज पेज नंबर 8। ये जो मर्सी प्ली थी ना इन कॉन्विक्ट्स की, वो रिजेक्शन लिमिटेड है। इन्होंने क्या किया, पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यू पिटिशन फाइल किया, फिर क्यूरेटिव पिटिशन फाइल किया, फिर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट से मर्सी प्ली फाइल किया, वो भी रिजेक्ट हो गई। तो इन्होंने उस प्ली के अगेंस्ट फिर से एक रिव्यू पिटिशन डाल दिया है। नाउ ये है वेटलैंड के बारे में। वेटलैंड का डेफिनेशन होता है इकोसिस्टम फ्लडेड विद वाटर परमानेंटली और सीजनली, पानी से भरा हुआ एक इकोसिस्टम है ये। एक रामसर कन्वेंशन है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसका पर्पज है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। रामसर ईरान 1971 में आई थी ये। नाउ ये जो 10 न्यू साइट्स है ना, ये इंडिया में अभी फिर से रिकॉग्नाइज किया है, हमने आइडेंटिफाई किया है। नंदौर मधमेश्वर महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र की पहली रामसर साइट है। केशवपुर म्यानी ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नांगल ये पंजाब में है। और ये बाकी सारी जो 5 है ये यूपी में है। 6 नवाबगंज, पार्वती आगरा, समन, समसपुर, संदी और सराय नवर, ऐसे करके इंडिया में टोटल 37 रामसर साइट्स हो गई हैं। जो इकोसिस्टम होता है ये वेटलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कल हमने पढ़ा था ना, एयर इंडिया को सेल करने के लिए गवर्नमेंट ने डील और स्वीटन कर दिए। हमने पढ़ा था एयर इंडिया जेआरडी टाटा लाए थे, देन इसको फिर इंडियन एयरलाइंस और इंडियन एयर इंडिया को मर्ज करके हमने एयर इंडिया बनाया। ये वाइट एलिफेंट बन गई थी, बहुत लॉसेस हो रहे थे, तो गवर्नमेंट अब इसमें 100% स्टेक सेल कर रही है। एयर इंडिया, एयर इंडियन एक्सप्रेस और ग्राउंड हैंडलिंग आर्म जो AISATS है, इसका 50% सेल कर रही है और इन दोनों को 100% कर रही है। 146 एयरक्राफ्ट है। इस आर्टिकल में ये बताया है कि ये इतना ज़्यादा लॉस मेकिंग बिजनेस हो गया है कि ऑल्दो इट इज़ अ लॉस ऑफ रेपुटेशन बट द बेस्ट वे इज़ टू सेल ऑफ। हमें जो टैक्स पेयर का बनी है उसको सेव करना ज़रूरी है, बिकॉज 2012 से अभी तक इसमें 30,500 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, फिर भी ये नुकसान में ही जा रहा है। तो इतना पैसा वेस्ट हो गया, और ये पैसा किसका था? ये हम लोगों का पैसा था, ये टैक्स पेयर का पैसा था। नाउ दिस इज अबाउट अलार्मिंग स्प्रेड। कोरोना वायरस बहुत स्प्रेड हो रहा है, ये बहुत बड़ा नाइटमेयर बन रहा है हम लोगों के लिए। 2019 कोरोना वायरस, ये 80% सिमिलर है जेनेटिकली सार्स की तरह। एनिमल से ह्यूमन में आया, अब ह्यूमन टू ह्यूमन आ रहा है। फीवर, कफ, फटिग। कल मैंने पूछा था वीरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस होता है, वायरस डेड है या लिविंग है। देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये इसमें बात भी कर रहा है। अब जैसे वायरस जो होते हैं ना, इसको कुछ क्राइटेरिया होता है कि कोई भी चीज़ लिविंग है या डेड है। तो पहला क्राइटेरिया है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब कंट्रोलिंग इंटरनल टेम्परेचर एंड कंटेंट। तो जो वायरस है ये ऐसा नहीं कर सकते, मतलब दे आर नॉट लिविंग। दूसरा क्राइटेरिया होता है लिविंग थिंग का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। वायरस ऐसा कर सकते हैं तो वायरस अब लिविंग हो गए। तीसरा क्राइटेरिया होता है रिप्रोड्यूस, इसमें वायरस मे बी कंडीशन में आते हैं। ग्रो वायरस नहीं करते हैं। रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई अननोन है। एडेप्टेशन यस। तो ये एक मिक्स बैग है, कुछ लोग बोलते हैं वायरस लिविंग है, कुछ बोलते हैं नॉन लिविंग है। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट। नाउ दिस इज अबाउट रीस्ट्रक्चरिंग ऑन ब्यूरोक्रेटिक ओवरकिल। पहले एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज थी, फिर यूपीएससी से भी रेलवे पोस्टिंग्स की जाती थी, इन दोनों को मर्ज कर दिया और नई सर्विस बन गई IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। यूपीएससी इसका सेपरेट एग्जाम बनाएगा। रीजन क्या था? रीजन ये था, ये इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरी हो रही थी, सिलोज मेंटेलिटी हो रही थी, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा था, आपस में नेगेटिविटी भी आ रही थी इन दोनों सर्विसेज के पर्सनल में। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इन सबको हम मिक्स करके एक सेपरेट सर्विस बना देते हैं। बट ये जो सिलोज मेंटेलिटी होती है ना, ये हमेशा बैड नहीं होती, इससे पॉजिटिव आउटकम्स भी आते हैं। लाइक स्पेशलाइजेशन होता है, आप किसी एक फील्ड में अगर बहुत टाइम तक काम करोगे ना, तो यू वुड बिकम अ स्पेशलिस्ट ऑन दैट फील्ड, आप डोमेन के एक्सपर्ट बन जाओगे। और जो कंपटीशन होता है सर्विसेज में, दिस इज गुड। कंपटीशन इज नॉट ऑलवेज बैड। कंपटीशन होने से आप इनोवेट करते हो, नई नई आपका ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो अब ये भी डाउट है कि ये क्लोन ऑफ IS नहीं बन जाए विद इन रेलवेज, एक दूसरे ब्यूरोक्रेटिक बाबूज का हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। नाउ दिस इज अबाउट द कंटिन्यूइंग थीम ऑफ अनसर्टेनिटी वॉलेटिलिटी। ये लिखा है MK नारायण साहब ने, ये फॉर्मर NSA रहे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इसमें 2019 से 2020 में जो वर्ल्ड में जो भी हुआ है, हमारे वर्ल्ड लेवल पे, लोकल लेवल पे, नेबर में, उसकी इन्होंने यहाँ पे कमेंट्री की है।
इन्होंने बोला है ये जो टाइम है ना, ये टर्बुलेंट टाइम रहा है, बहुत बहुत सारी चीजें हुई हैं यहाँ पे, टर्बुलेंस रहा है बहुत। लिबरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, ये चीज कम हो रही है वर्ड से। डेमोक्रेसी, फ्रीडम, डेमोक्रेटिक फ्रीडम, इस पे अटैक हुआ है। जियो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन है वो चौड़ी हो रही है, नए नए डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। यूएस की हेजीमनी चैलेंज हुई है चाइना के द्वारा। ब्रेग्जिट हुआ, प्रोटेस्ट हुआ यूरोप में, कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, प्रोटेस्ट कल्चर इज ऑन राइज। अफगानिस्तान में क्रॉस रोड है, अब यूएस यहाँ से पुल आउट कर रहा है, अब इसका क्या होगा नोबडी नोज। सीरिया, इराक, ईरान, यहाँ पे सब इंस्टेबिलिटी चल रही है। हांगकांग में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वन कंट्री टू सिस्टम, दैट इज ऑन चैलेंज, दैट इज ऑल्सो चैलेंज्ड। साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं, अभी न्यूज़ में देखा था जेफ बेजोस का फ़ोन हैक हो गया था। ईरान एंड द यूएसए टेंशन, अभी ये नया टेंशन आ गया है। डोमेस्टिक इश्यूज देखें तो इलेक्शंस पूरा सीजन रहा है, पॉलिटिकल टेंशंस रहे, राफेल डील में इतने आर्ग्यूमेंट्स हुए, पुलवामा का बहुत अटैक हुआ, दैट वाज वेरी रॉन्ग। देन बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, आर्टिकल 370 चला गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कितने सारे प्रोटेस्ट एंड डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, यूनिवर्सिटी बैटल ग्राउंड बन गई है। नेबर्स में देखें तो इंडिया एंड पाकिस्तान के टेंशंस राइज हो गए हैं। चाइना साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत इंटरेस्टेड है, वो इंडियन ओशन में आने का काफ़ी ट्राई कर रहा है। मालदीव्स के साथ हमारे टाइज जो खराब हो गए थे वो अब इम्प्रूव हो रहे हैं। श्रीलंका में राजपक्षा गवर्नमेंट आ गई है, और ये गवर्नमेंट है ना, ये प्रो चाइना है, तो फिर अगर हमारा एक नया हेडेक हो रहा है। बांग्लादेश में हमारे कॉर्डियल रिलेशन है, बट जब सीएए आ रहा है तो इससे ये टेंशन भी अब हो सकते हैं। नेपाल के साथ हमारे टाइज रिबिल्ड हो रहे हैं, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, ग्लोबल इकोनॉमी स्लोइंग डाउन, डिजिटल रिवॉल्यूशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो वी आर इन अ वेरी एक्साइटिंग टाइम, एक्साइटिंग फेज ऑफ हिस्ट्री में है, और इतने सारे चैलेंजेस भी हैं। नाउ लेट अस सी हाउ वी डील विद ऑल ऑफ दीज। सो दिस इज अबाउट एनसीआरबी। ये एनसीआरबी का जो डेटा है वो डिले हो जाता है, और ये डेटा क्यों ज़रूरी है इसकी बात की है आर के राघवन साहब ने। ये फॉर्मर सीबीआई रहे हैं, हेड रहे हैं फॉर्मर सीबीआई के। इन्होंने बोला जनरलाइजेशन बहुत गलत बात होती है, हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं और हम पूरा पूरा ओपिनियन बना लेते हैं, हम उसके बारे में हमारा जो ओपिनियन होता है वो एट टाइम्स रॉन्ग भी हो सकता है। सो ट्रिवलाइजेशन नहीं करना चाहिए, जो सीरियस मैटर्स हैं वी शुड गिव देम ड्यू रेस्पेक्ट। सेकेंड इज डेटा जो होता है ये हमेशा अपडेटेड होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, और ये प्रॉम्प्ट होना चाहिए, डिलेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज डेटा के बेस पे ही आप अपने नेक्स्ट डिसीजंस लेने वाले हो। एनसीआरबी स्टेट पुलिस पास ऑन करती है डेटा, जो एनसीआरबी कलेक्ट करता है वो स्टेट पुलिस के थ्रू आता है। अब ये जो स्टेट पुलिस होती है ना, पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये कई बार डेटा टाइमली प्रोवाइड नहीं करती, कई बार ये अंडर रिपोर्टिंग करती है क्राइम में। जैसे यूपी, बिहार, इधर क्राइम का एक्टिविटी ज़्यादा है, बट केरला में हमेशा नंबर 1 पे आता है केरला इन क्रिमिनल रिपोर्टिंग। वाई? बिकॉज वहाँ पे रिपोर्टिंग ज़्यादा है और इन एरिया में रिपोर्टिंग कम होती है। ना जो डेटा है ना, ये 2-3 ईयर्स पुराना आता है, स्टिल इसकी बहुत सारी यूटिलिटी है। क्यों है? बिकॉज डेटा से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, इससे हमें पैटर्न पता चलता है। आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करो ना, हिस्ट्री देखो, क्राइम का पैटर्न देखो, उसका एनालाइज करो, तो आप बहुत आइडेंटिफाई कर सकते हो द रूट कॉजेज, और उसका सॉल्यूशन बहुत इजीली मिल जाता है। नाउ ये जो एनसीआरबी है ये डेटा निकालती है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट बनाती है, ये पब्लिकेशन है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। सो दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल। इसमें उन्होंने ये लिखा है जो डिसेंट होती है वोंट हर्ट अ नेशंस फॉरेन पॉलिसी। जैसे इंडिया में भी अगर हमारा प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो इससे जो फॉरेन रिलेशंस है उसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज जो कंट्रीज़ होती हैं वो इंटरनल मैटर्स में जनरली उसको क्राइटेरिया नहीं बनाती हैं, सोवरेन रहती है। जैसे हम भी दूसरे कंट्रीज़ के इंटरनल मैटर के बेसिस पे हमारे फॉरेन रिलेशंस नहीं बनाते हैं उनसे। नाउ दिस इज एग्जामिनिंग द स्लो डाउन। इधर इन्होंने ये बात किया है कि जो इंडियन इकोनॉमी का स्लो डाउन हुआ है ना, इसका भी आप पैटर्न देखो। पैटर्न ये देखो कि जो हमारे जो दो बड़े ग्रोथ फेज आए थे 2004-05 में और 10-11 में, इसमें जो ग्रोथ फेज आए थे वो आए थे डिमांड ड्रिवन, और जो दूसरा था वो एफडीआई ड्रिवन था। अगर हम यहाँ पे देखें 2011-19 का जो स्लो डाउन अभी चल रहा है 2019 के आसपास, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ पे। जो प्रॉब्लम्स हैं कि वो हमारी डिमांड कम हो गई है, और कुछ ग्लोबल टेंशंस हैं उसके कारण भी, हमारा ग्लोबल इकोनॉमी के कारण वो हम पे इम्पैक्ट आ रहा है। द पॉइंट हियर इज कि ये साइक्लिकल भी होते हैं। कई बार जो स्लो डाउन होता है ना, हमेशा टॉप गियर में इकोनॉमी नहीं चलती है, फेज आता है, इकोनॉमी हमेशा बूम फॉल ऐसे चलती है। सो दिस इज, ऐसा कोई सिम्टम दिख नहीं रहा है कि ये कोई स्ट्रक्चरल चैलेंज हुआ है अभी यहाँ पे इकोनॉमी में। ना ये स्प्रेड ऑफ डेडली वायरस है, देखो पहले ये यहाँ पे आया, फिर बीजिंग, गुआंगडोंग, या पूरा
ऑस्ट्रेलिया में भी फैल रहा है ये। सो दिस इज़ द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। ये पेज नंबर 11 था। ये पेज नंबर 12 है। ये अफ्रीकन चीता के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है कि चीता डज नॉट ब्रीड वेल इन कैप्टिविटी एंड रिक्वायर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ ग्रासलैंड एंड एक्सेस टू एडिक्वेट प्रे टू थ्राइव। कूलन पालनपुर में हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये तरनजीत सिंह सिद्धू हैं, ये एनवॉय रहेंगे यूएस के, नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर हैं यूएसए में। ये 1988 बैच ऑफिसर है। नाउ इधर भी अभिजीत बनर्जी ने, जो है हमारे नोबल लॉरेट, इन्होंने ये कहा है कि देखो, नो वन नोज इफ इंडिया इज इन अ रेसेशन। इन्होंने भी यही बात किया है कि जो है ना, ये साइक्लिक भी हो सकता है, ऑल्दो देयर आर सम प्रॉब्लम्स, सो वी नीड नॉट टू ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ बोडोज जो कल हमने अकॉर्ड देखा था, बोडो के साथ हुआ है, ये 6th शेड्यूल में आता था इनका एरिया, ये पीस का अकॉर्ड हुआ है अभी, और इससे काफ़ी दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। अब नागा में भी जो NSCN है, they will also ask to have some kind of settlement on this line। अब ये है सार्क के बारे में। सार्क क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। 8 दिसंबर 1985 में बना था ढाका में। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। कंट्री कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इसमें हमेशा ही प्रॉब्लम रहता है, और चाइना इसमें एंट्री करने वाला है। that China wants to get entry into this SAARC group, और जिसमें इंडिया ऑब्जेक्शन लेता है। सो इसमें इन्होंने बताया है वन नेशन होल्डिंग अप SAARC। इट इज़ टाइम दैट वी वर्क ऑन SAARC, और फिर से इसकी जो पोटेंशियल है उसको हम अचीव करें। ये इंडिया फ्रांस टू पार्टनर ऑन म्यूजियम। फ्रांस का काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इन दिस कल्चरल एंड दिस म्यूजियम वर्क में। इसमें इंडिया और फ्रांस आर टेलिंग दैट दे विल कम टुगेदर, और वो इस पर वर्कआउट करेंगे। देन दिस इज पेज नंबर 14। जो 5G है, 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल है, इसमें दो चीज़ स्पेशल है। एक तो लेटेंसी कम हो जाएगी, मतलब टाइम टेकन टू टॉक टू 2 डिवाइसेस ये 2 मिलीसेकंड हो जाएगा, जो रिवॉल्यूशनरी है। इससे बहुत सारे यूज़ केसेस होंगे, लाइक ऑटोमोबाइल ड्राइविंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एंडलेस यूज़ केसेस हैं। ये बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, इससे स्पीड बहुत हो जाएगी। अब ये जो है ना, इंटरनेट, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए। और जो हुवावे है यूएस चाइना की कंपनी, और इस हुवावे में चाइनीज़ गवर्नमेंट की बैकिंग भी है। तो सिक्योरिटी मेजर्स के कारण यूएसए ने हुवावे को यूएसए में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया था। बट अब यूके इसको बोल रही है कि हम 5G के लिए अलाउ करेंगे, 35% कैप हो जाएगा, और नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रखेंगे। पर्पज इसकी, जो ब्रिटेन अभी यूरोप से एग्जिट हो रहा है ना, ब्रेग्जिट, उसके बाद यूके को भी अपने नए इंडिपेंडेंट पार्टनर्स चाहिए। दैट इज़ वाई वो भी चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहता है। देन दिस इज़ अबाउट हांगकांग में भी इसके कट कर दिए हैं वुहान से, ताकि ये वायरस का स्प्रेड नहीं हो। ये इन्होंने एक नया बात किया है वेस्ट एशिया प्लान का। देखो, ये है इजराइल, है ना। जायन मूवमेंट के बाद ये यहाँ पे इजराइल सेटलमेंट आ गया, फलस्तीन श्रिंक होने लग गया। आज की डेट में फलस्तीन ये वेस्ट बैंक में है। वेस्ट बैंक इज टूवर्ड्स ईस्ट, और ये है यहाँ पे गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे रहते हैं फलस्तीनियन। अब इनमें बहुत टेंशन्स चल रहे हैं। तो जो ओस्लो अकॉर्ड है ना, उससे फलस्तीन ने बोला था हम वॉकआउट कर जाएंगे। अब ट्रंप ने वेस्ट एशिया प्लान की बात कर दी है। इसमें क्या होगा, फलस्तीन की कैपिटल ईस्टर्न जेरूसलम में सेल्फ गवर्निंग अलाउ करेंगे, और पर्पस होगा इसका पीस लाना। वेस्ट बैंक में इजराइल जो सेटलमेंट कर रहा है उसको यूएस रिकॉग्नाइज कर देगा, बट अब कोई नया सेटलमेंट नहीं होगा फॉर 4 ईयर्स। और पैलेस्तीन का जो स्टेटहुड है उस पर भी ये डिस्कस करेंगे। पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक टर्म होता है पीस डिविडेंड, इससे बहुत लॉन्ग लास्टिंग गुड रिजल्ट्स आते हैं। सो दिस इज पेज नंबर 14। ये अपॉर्चुनिटी है, जो ड्रीम जॉब है ना, वो आजकल फॉरवर्ड अवे भी हो रहा है। कॉर्पोरेट्स ड्राइव रेफरल प्रोग्राम, सोशल मीडिया से आपको देख के रेफरल प्रोग्राम्स चला रहे हैं। क्रिएटिंग मेंटल हेल्थ चैंपियन एट द वर्क प्लेस, फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। IIT फैकल्टी प्रमोट डेटा साइंस ऑनलाइन। Then this is page number 16, this is 17 showcase, this is 18 BS6 गाड़ियाँ आ रही है, अब सारे मॉडल्स BS6 आएंगे। Then this is sports, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, टीम ने नडाल को हरा दिया है अभी। Then for championship team every ground is home, ये है पंकज अडवाणी, ये नेशनल बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप इन्होंने फिर से जीत ली है। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। आज हमने क्या पढ़ा, पंकज अडवाणी नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, वेस्ट बैंक वेस्ट एशिया प्लान पढ़ा, इजराइल एंड फलस्तीन, सार्क के बारे में जाना, NCRB CII डेटा देखा, ये बहुत अच्छा आर्टिकल था।
जो एडिटोरियल पेज का था इसको आप एक बार फिर से पढ़ना, द कंटिन्यूइंग थीम ऑफ अनसर्टेनिटी एंड वॉलेटिलिटी, बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा लास्ट 1 और 2 ईयर के करंट अफेयर्स का। देन रीस्ट्रक्चरिंग ऑन ब्यूरोक्रेटिक ओवरऑल, IRMS, अलार्मिंग स्पीड, कोरोना वायरस, महाराजा ऑन सेल, वेटलैंड, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आंगनवाड़ी, ई कॉमर्स। देन बिग कैट्स के बारे में हमने जाना, चीता फिर से आ रहा है इंडिया में, NPR, NRC, Census 2021 and Aadhaar. So these all things we discussed today. Thank you so much for watching this video. Take care.